हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपकी तैयारी करा रहे हैं यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले। उसके अलावा आप लोग भी सोचेंगे काफ़ी समय बाद आपको वीडियो प्रोवाइड हो पा रहा है। तो देखिए, ऑफलाइन मैं पढ़ाती भी हूँ, उसके अलावा काफ़ी बिजी शेड्यूल है, इस वजह से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने जो पिछले साल आपका तैयारी कराया था पीजीटी के, कई सारे वीडियोस प्रैक्टिस सेट सभी पड़े हुए हैं, आप उसे भी देख लीजिए क्योंकि काफ़ी कुछ यूज़फुल होने वाला है। बस जो वर्तमान का कंटेंट है वो चेंज होता रहता है, बाकी सब सेम ही रहता है। तो आपके लिए पिछली वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट सफल भी हुए थे। तो जो भी प्रैक्टिस सेट है उन्हें आप सारा आप देख लीजिए। उसके अलावा अभी जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसे भी आप देखते रहिए। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा जैसे ही एडमिट कार्ड या कुछ पता चलता है, जैसे ही एग्ज़ाम और इन सब चीज़ों के बारे में एक ऑथेंटिक न्यूज़ पता चलती है, उस हिसाब से हम आपके फास्ट रिवीजन की तरह प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। उस समय थोड़ा एक्टिव होंगे, थोड़ा आपके लिए टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जितना भी समय हमको मिल पा रहा है हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा दिया है वो आपको बता देते हैं। तो अभी जैसे कि हमने समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ा दिया है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास, उसके बाद समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है ये बताया था। फिर समाजशास्त्र का पाश्चात्य विचार जिसमें अगस्त कॉन्ट के बारे में, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का कोशिश करेंगे कि आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दे, जिससे कि कल हमें वीडियो प्रोवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, हर्बर्ट स्पेंसर एक ही लेक्चर में प्रोवाइड हो जाए आपको। बट अगर नहीं हो पाता है हर्बर्ट स्पेंसर का पूरा कंप्लीट, तो हम आपको कल वीडियो करके हर्बर्ट स्पेंसर कंप्लीट कर देंगे, फिर इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जानते हैं इनके बारे में सब चीज़ों को। तो हर्बर्ट स्पेंसर को सबसे पहले अगर हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जानेंगे तो जीवन परिचय के बारे में उनकी बात करेंगे कि उनके जीवन परिचय में कि कब उनका जन्म हुआ, उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त किया, इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। फिर इनके सिद्धांत और इनके पुस्तकों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के जन्म के बारे में चर्चा अगर करें तो 27 अप्रैल 1820 को कहाँ पे हुआ था? डर्बी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था और इनके पिता जॉर्ज स्पेंसर एक स्कूल के क्या थे? अध्यापक थे। तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है तो केवल है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 27 अप्रैल 1820 को हुआ था, ठीक है। स्पेंसर अपनी माता पिता की 9वीं संतान थे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब ये अपने भाई बहन 9वीं संतान थे, तो ये जब तक बड़े हुए सब इनके भाई बहन, तो सबसे ज़्यादा युवा अवस्था मतलब किसने? तो हर्बर्ट स्पेंसर ही एकमात्र ऐसे अकेले युवा अवस्था प्राप्त कर पाए थे 9 बच्चों में से, बाकी सबकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि विकास का जो इनका सिद्धांत था जिसमें इन्होंने दिया था उत्तरजीविता का, वो इनके कहीं ना कहीं इन्होंने फैमिली को भी अपने देख करके कि ये माता पिता की 9वीं संतान थे जिसमें ये सबसे बड़े थे, लेकिन वह अकेले ऐसे थे जो युवा अवस्था को प्राप्त कर पाए थे और कोई नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इसी के आधार पे इनका उत्तरजीविता का जो विचार इन्होंने दिया था वो कहीं ना कहीं इससे भी रिलेटेड था इनका, ठीक है। उसके अलावा स्पेंसर को कोई औपचारिक शिक्षा कभी नहीं मिली थी तथा उनके जो माता पिता थे और चाचा थे उन्होंने ही उन्हें घर पे शिक्षित किया था। तो देखिए, अब इस चीज़ से आप देख सकते हैं कि अभी आप लोगों के पास कितना सारा कंटेंट हो सकता है कि आपके पास बुक्स भी होंगी, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है मे बी आपने स्कूल में भी बहुत पढ़ा होगा। तो आप लोगों के लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। और एक जैसे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में तो इनसे यही सीख मिल रहा है कि इन्होंने औपचारिक शिक्षा ली ही नहीं थी, इन्होंने अपने माता पिता और अपने चाचा से घर पे ही जो प्राथमिक शिक्षा कहते हैं बच्चे की जो होती है वो इन्होंने घर पे ही लिया था, ठीक है। वह केवल कुछ निश्चित अवधि के लिए किसी एक छोटे से निजी विद्यालय में गए थे कुछ समय के लिए। तथा इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इनका सर्वोत्तम प्रशिक्षण किस में हुआ था? गणित में हुआ था। गणित बहुत अच्छे तरह से इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा प्राकृतिक विज्ञान, साहित्य, इतिहास आदि अन्य विषयों में कोई व्यवस्थित प्रशिक्षण पाने के बाद भी उन्होंने जैविक व मनोवैज्ञानिक उच्च कोटि पर कृतियां लिखी। तो इनका सबसे अच्छा, इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, सबसे अच्छा प्रशिक्षण गणित में हुआ था। उसके अलावा कई सारे जैसे इतिहास हो गया, साहित्य, इन सब में इन्होंने अच्छे से व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं मिला था, फिर भी इन्होंने जैविक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में काफ़ी उच्च कृतियाँ लिखी हैं, ठीक है। और
यंत्रशास्त्र में भी स्पेंसर की रुचि बाल्यावस्था से ही थी और 1837 में इन्होंने रेल रोड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया था। ठीक है, 1837 में। और कब जन्म हुआ था इनका? 1820 में। उसके बाद किंतु रेल की कंपनी का काम बंद होने के कारण 1841 में वे फिर अपने घर कहाँ चले गए? डर्बी में लौट आए। बाद में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ना और सामाजिक लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया। उनका लेख परंपरा के विरोधी था, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा इनको पढ़ने में रुचि लेते थे। जो ये लिखते थे वो कहीं ना कहीं परंपरा के विरोधी था, फिर भी बहुत सारे लोग इनको क्या करते थे? हर्बर्ट स्पेंसर के जो लेख थे उसको पढ़ने में रुचि लेते थे। और इसी कारण 1848 में इनकी सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका आई थी, दी इकोनॉमिक्स के उप संपादक ये हो गए। और उसके बाद कुछ वर्ष बाद यहाँ इन्होंने त्यागपत्र देकर स्वतंत्र रूप से लेखन प्रारंभ किया। पहले एक संपादक के रूप में इन्होंने प्रारंभ किया था जिसका नाम था दी इकोनॉमिक्स। कब? 1848 में। लेकिन कुछ समय बाद ये त्यागपत्र वहां से दे दिया और अपना स्वतंत्र रूप से लेख लिखना प्रारंभ कर दिए। और हर्बर्ट स्पेंसर जो कि एक उपन्यासकार थी, जॉर्ज एलिट, इनके क्या घनिष्ठ मित्र थे। और कहीं ना कहीं ये जॉर्ज एलिट को पसंद करते थे, लेकिन वो एक मित्रता के तौर पे थे तो उनसे विवाह नहीं कर पाए। तो इसी कारण हर्बर्ट स्पेंसर, अगर पूछा जाए कि विवाहित थे या अविवाहित, तो हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो अविवाहित थे। लेकिन इनके एक बहुत अच्छी मित्र थी, उसका नाम था क्या? उनका जॉर्ज एलिट नाम था। ठीक है। 1850 में इनकी पहली कृति आई जिसका नाम क्या था? सोशल स्टैटिक्स। तो सोशल स्टैटिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब आई थी? 1850 में आई थी। उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 1820 में इनका जन्म हुआ था, 1850 में इनकी मतलब 30 साल की उम्र पे इन्होंने अपनी पहली कृति को प्रकाशित कर दिया था, सोशल स्टैटिक। उनकी इस पुस्तक में विद्वान वर्ग की प्रतिष्ठा मिली और इस पुस्तक में इन्होंने अपने समाजशास्त्री सिद्धांत के विचार को दिया। प्रारंभ में उनकी पुस्तक का क्या नाम था? डेमोस्टैटिक्स था। ठीक है, सोशल स्टैटिक्स का नाम प्रारंभ में क्या था? डेमोस्टैटिक्स था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पूछने के दृष्टि से कि सोशल स्टैटिक्स तो अधिकतर आपने पढ़ा होगा कि हर्बर्ट स्पेंसर की कृति है, लेकिन इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो डेमोस्टैटिक्स था। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर पर चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इन्होंने डार्विन के विकास संबंधी विचारों को समाज के विकास के संदर्भ में देखा। जैसे डार्विन ने अपना विकास का सिद्धांत दिया, उसी तरह इन्होंने समाज के विकास के संदर्भ में देखा। और इनका मानना था कि डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन, नेचुरल जो सिलेक्शन होता है उसको तथा सर्व उपयुक्त की उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधार पर विचारों को सर्वप्रथम इन्होंने विवेचना की और इन्होंने ही मुक्त बाजार के सिद्धांत का समर्थन किया था। तो अगर पूछ लिया जाए किसने मुक्त बाजार के सिद्धांत का समर्थन किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और अगर अब बात किया जाए हर्बर्ट स्पेंसर की डेथ की, तो 8 सितंबर 1930 को, 1820 को इनका जन्म हुआ, 1903 को इनका डेथ हुआ। तो कितने साल के ये थे? तो 83 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा कि इनका जन्म कब हुआ? 1820 में, डर्बी में हुआ। इनके माता पिता एक मध्यम परिवार के थे। इनकी अगर शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो कोई औपचारिक रूप से इनकी शिक्षा प्रारंभिक नहीं हुई थी, फिर ये थोड़ा थोड़ा सा पढ़े। सबसे ज़्यादा इन्होंने गणित पे ध्यान दिया, गणित पे अच्छा प्रशिक्षण मिला, फिर भी ये कृतियाँ लिखते रहे। उसके बाद इनकी 1850 में सबसे पहली पुस्तक सोशल स्टैटिक्स आई जिसका नाम इन्हें डोमेस्टैटिक्स रखा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डार्विन के विकास संबंधी सिद्धांत को समाज के विकास से संबंधित देखा और इस आधार पर उन्होंने सर्वो उपयुक्त की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया और मुक्त बाजार का सिद्धांत का समर्थन भी हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। और इनकी डेथ कब हुई थी? तो 1903 में हुई थी। ये हो गया इनके जीवन परिचय के बारे में। और हर्बर्ट स्पेंसर का अगर देखा जाए कि विवाहित या अविवाहित, तो अविवाहित थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। बस इतना ही कुछ इनके बारे में कि अगर आपसे, जैसे आप पीजीटी का पेपर रिटर्न निकाल ले जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू होगा, तो उस समय कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये मोटा मोटा सा दिमाग में आप रख लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में कोई आपसे पूछे तो थोड़ा बहुत उनके बारे में आप बता सकें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में, जो कि पहले हमने आपको बताया था सोशल स्टैटिक्स, जो कि 1850 में आई थी। इस पुस्तक में विद्वान वर्ग की प्रतिष्ठा मिली थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत का विचार प्रारंभ किया था, विचारों को दिया था। और इस पुस्तक का नाम क्या था? डोमेस्टैटिक्स था। ये हमने आपको अभी आगे पढ़ा ही दिया है। उसके बाद दूसरी इनकी पुस्तक की बात किया जाए, ये कृतियों की बात किया जाए, तो द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इनकी बुक है, जो कि कब आई थी? 1873 में आई थी।
उसके बाद इनकी तीसरी बुक की बात किया जाए तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि कब आई थी 1875 से 76 के बीच में आई थी। और हर्बर्ट स्पेंसर ने 1852 में परिकल्पना का विकास और दी डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस की रचना किया था। मतलब सोशल स्टैटिक्स के बाद इन्होंने 1852 में परिकल्पना का विकास और द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस की रचना की थी। तो कहीं ना कहीं आपको सोशल स्टैटिक्स पता होगा, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं परिकल्पना का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस या डोमेस्टेटिक्स ये सब नहीं पता होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि डोमेस्टेटिक्स सोशल स्टैटिक्स का ही नाम था। उसके बाद इन्होंने दी डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस और परिकल्पना के विकास की भी रचना किया। और इन्होंने परिकल्पना को क्या बताया, वैज्ञानिक अध्ययन का आधार बताया कि परिकल्पना के आधार पर ही वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, इस बात की इन्होंने मतलब ये हाइपोथेसिस को मानते थे कि हाइपोथेसिस का ही चुनाव करके आप वैज्ञानिकता तक पहुंच सकते हैं। ठीक, और 1852 में ही इन्होंने दी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की भी रचना की, जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि अस्तित्व के संघर्ष में सर्वाधिक उपयुक्त ही सुरक्षित रहता है। जो अस्तित्व से संघर्ष कर ले जाता है वही सुरक्षित रहता है। ये इसमें किसमें कहा था इन्होंने, द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में इन्होंने कहा था। कब हुई थी, इन्होंने प्रकाशित किया था 1852 में प्रकाशित किया था। ठीक है, उसके अलावा 1855 में इन्होंने मनोविज्ञान का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी भी इन्होंने प्रकाशित किया। और इसमें इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जितना ही अधिक समूह एवं जीव विकसित होगा उतना ही कम जन्म दर होगा। ठीक है, जितना अधिक समूह या जीव विकसित होगा उतना ही कम उसका जन्म दर होगा। ये इस पे इन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांत में ये चीज कही थी। और 1857 में हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी प्रसिद्ध निबंध इन्होंने एक लिखा था जिसका नाम था प्रोग्रेस, इट्स लॉज एंड कॉज में इन्होंने कहा था। ठीक है, ये निबंध है इनका। ठीक है, इनकी कृति ना हो गई, ये इनका निबंध है प्रोग्रेस, इट्स लॉज एंड कॉज में इन्होंने कहा था कि हर जीवित चीज की शुरुआत समरूप से होती है और उसका विभिन्न रूपों में भी विकास होता है। तो ये पूछा जा सकता है ये इन्होंने किस निबंध में बोला था। हर जीवित चीज की शुरुआत समरूप से होती है और उसका विभिन्न रूपों में विकास होता है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका प्रभाव हर्बर्ट स्पेंसर पे काफ़ी अधिक पड़ा। उन्होंने डार्विन के विकास संबंधी विचार को समाज के विकास के संदर्भ में देखा। उनका मानना था कि जिस तरह डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन और उत्तरजीविता का सिद्धांत है उसी आधार पर समाज को भी देखा जा सकता है। ठीक है, इस बारे में इन्होंने चर्चा किया था। और 1860 में इन्होंने एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड फिजिकल प्रकाशित हुई थी। इनकी कृति थी जिसमें इन्होंने वैज्ञानिक रुझान की मूल प्रवृत्ति प्रारंभ से ही देखने को मिलती है। इसमें इन्होंने वैज्ञानिकता के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स भी नहीं किया 1893। द प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स की है हर्बर्ट स्पेंसर की, जो कि 1893 में प्रकाशित किया था। स्पेंसर के अनुसार नई नैतिकता जीव विज्ञान का आधार होनी चाहिए। स्पेंसर के अनुसार कोई भी नैतिक संहिता जो कि प्राकृतिक चयन या अस्तित्व के लिए संघर्ष की परीक्षा पर खरा नहीं उतरता वह प्रारंभ से ही निरर्थक और बेकार है। ये इसमें इन्होंने लिखा था द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स में, जो 1893 में इनकी प्रकाशित हुई थी। और उसके अलावा अगर हर्बर्ट स्पेंसर के शिक्षण सिद्धांत की बात किया जाए, ये इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने दे दिया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर्बर्ट स्पेंसर के शिक्षण के सिद्धांत के बारे में क्या आप जानते हैं, तो ये जो हर्बर्ट स्पेंसर का शिक्षण का सूत्र था उसका पेस्टोलॉजी के शिक्षण सिद्धांत को बनाते हैं। और इसमें इन्होंने बताया था कि सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे सरल से जटिल की ओर के अनुसार इन्होंने क्या बात किया था कि स्पेंसर के अनुसार विषय के चयन अध्यापन का सरल से जटिल की ओर पढ़ना चाहिए। पहले सिखाना एकदम सरल होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, उत्साहपूर्वक होना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे जटिल करना चाहिए। ये इन्होंने शिक्षण के सिद्धांत में। दूसरा बोला था ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब पहले कोई चीज़ ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को पता हो कि ये चीज़ ज्ञात है, उससे पूछेंगे आपको पता होगा, फिर ज्ञात के आधार पे ही उसे धीरे धीरे अज्ञात चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर इन्होंने बताया शिक्षण सिद्धांत। और तीसरा इन्होंने बताया था स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसमें इन्होंने बताया था कि स्पेंसर ने बच्चों को गिनती सिखाने, वास्तविक वस्तुओं को गिनने का अभ्यास किया, कागज को काट के विभिन्न आकारों, वास्तविक मतलब स्थूल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि बच्चा छू सके, देख सके, उसके बाद उसके बारे में एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को सिखाया जाना। ठीक है,
तो इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण के 3 सिद्धांत दिए थे, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर चर्चा